जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों, आपके फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि आपके फिजिक्स के लास्ट चैप्टर को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया था, लेकिन आपके फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो अभी भी बचा हुआ था जिसका नाम है आधुनिकी भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। दोस्तों, ये आपको बता दें कि आपके फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। यानी अगर 3 क्वेश्चन हम ले लें एवरेज, तो आपके करीब 12 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे और क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल को भी हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आधुनिक भौतिकी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणें व धन किरणें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आती है। सबसे पहले अगर हम कैथोड किरणों को देख लें तो कैथोड किरणें अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली ऋण आवेशित कण होते हैं। ठीक है, थ्योरी हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से बनते हैं, तो उसे आप ध्यान देते हुए चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी भी बन जाता है, कैथोड किरणें कैसी किरणें होती हैं, तो ये ऋण आवेशित कण होते हैं जो कि विसर्जन नली में कैथोड से एनोड की ओर चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कैथोड किरणें कैसे चलती हैं, तो वो कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं और वो भी विसर्जन नलिका में। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और दोनों ही आपको याद रखना है। कौन कौन से? कैथोड किरणें जो हैं वो ऋण आवेशित होती हैं, इसके अलावा ये विसर्जन नली में कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं या फिर गमन करती हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये आपको पूरे जीवन भर काम देगा और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। कौन से क्वेश्चन? कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखिए, कैथोड किरण जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती हैं? आपसे पूछा जाए कैथोड किरणों का जो मार्ग होता है वो कैसा होता है, तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा जिस पदार्थ पर कैथोड किरणें गिरती हैं वह पदार्थ गर्म हो जाता है। यानी कैथोड किरणों जो है वो किसी पदार्थ को गर्म कर सकती हैं केवल अपनी किरणों के माध्यम से। कैथोड किरणें यांत्रिक दाब डालती हैं, यानी कैथोड किरणें जो है वो एक प्रकार से दबाव भी डालती हैं, यांत्रिक दबाव। ठीक है, कैथोड किरणें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन कर सकती हैं। कैथोड किरणें गैसों का आयनीकरण भी कर सकती हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। सभी के सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। कैथोड किरणें एक्स किरणों का उत्पादन कर सकती हैं। समझ रहे हैं? कैथोड किरणों का उपयोग करके आप एक्स किरणों का निर्माण कर सकते हैं। कैथोड किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, कैथोड किरणें, धन किरणें, ठीक है, गामा किरणें, अल्फा किरणें, ये सब के बारे में आपको नॉलेज जो है होना चाहिए, तभी आप इनके अंतर भी बता पाएंगे। देखिए, इसका अगला जो पॉइंट है वो है कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी के पार निकल जाती है। यानी अगर कोई धातु की पतली पन्नी है, ठीक है, या फिर चादर है, तो उसे कैथोड किरणें आर पार जा सकती है या फिर भेद सकती है उसे है। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। यानी जो कैथोड किरणें हैं, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आप कैथोड किरणों को गुजार रहे हैं तो वो विक्षेपित हो जाएंगे, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होंगी। इसके अलावा कैथोड किरणें जो है वो ऋण आवेशित होती है, ये मैंने आपको अभी बताया था। कैथोड किरणें जो है वो ऋण आवेशित होती हैं, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ मैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो सर ऋण आवेशित प्रकृति की होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैथोड किरणों के उपयोग। ठीक है, कैथोड किरणों के उपयोग क्या है? तो कैथोड किरणों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कैथोड किरणों को हम, कैथोड किरण जो है वो सूक्ष्म कंपनदर्शी में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा कि कैथोड किरणों का उपयोग करके हम एक्स किरण का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कैथोड किरणों के बारे में। ठीक है, अगर आपको सब कुछ याद है कैथोड किरणों के बारे में, ठीक है, तो अब आप पढ़ेंगे धन किरणों के बारे में, यानी पॉजिटिव रेज क्या है। तो धन किरणें विसर्जन नली में भरी गैस के गतिमान धनायन होते हैं। ठीक है, धन किरणें जो हैं ये धनायन होते हैं, इनका द्रव्यमान गैस के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। धन किरणों के गुण दिखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये किरणें
तीव्रगामी धनायनों से बनी होती हैं। समझ रहे हैं? जो धन किरणें होती हैं, आपने पढ़ा कैथोड किरणें तो वो ऋणावेशित होती हैं, लेकिन जो धन किरणें हैं ये तीव्रगामी धनायनों से मिलकर के बनी होती हैं। इसके अलावा अगला इसका जो टॉपिक है, देखिए ये किरणें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। यानी अभी आपने पढ़ा था कि जो कैथोड किरणें थी वो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती थी, सेम उसी प्रकार जो आपकी धन किरणें हैं ये भी चुंबकीय क्षेत्र में या फिर विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। यानी दोनों में एक समान गुण है। ये किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, जैसा कि आपने कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा था, वो भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। धन किरणें की चाल कैथोड किरणों की चाल से कम होती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन किरणें जो हैं इनकी जो चाल है यानी इसकी जो गति होती है कैथोड किरणों की चाल से कम होती है। यानी कैथोड किरणें जो है वो तेज गति की होती हैं अगर हम धन किरणों की तुलना करें तो। ये किरणें फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती हैं। ये भी गुण आपके कैथोड किरणों में पाया जाता था। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को पार निकल जाती हैं, और आपने पढ़ा था कि जो आपके कैथोड किरणें थी ये भी पतली पन्नी को पार कर जाती थी धातु की। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ये भी आपने पढ़ा था। तो ये सभी कॉमन गुण हैं जो कि आपके कैथोड और इस धन किरणों में पाए जाते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले जो हैं आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए कृष्ण वस्तु के विकृत स्पेक्ट्रम की व्याख्या करते समय प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का बताया था। क्या बताया था इन्होंने? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा प्रकाश के एक क्वांटा या फोटान के पूर्ण गुणक के रूप में विनियमित होती है। इसका दूसरा जो नियम था वो था प्रत्येक फोटान में ऊर्जा जो है वो ई नोट करते हैं, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपको ये फार्मूला याद करना है, E इक्वल टू एच बी। क्या? E इज इक्वल टू एच बी। मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला आप बिल्कुल रट जाइए, ठीक है? हो सके तो इसको घोल कर पी जाइए, क्योंकि आपको इस सेम फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मैं आपको इस पर प्रैक्टिस भी आगे कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको याद क्या करना है, यहाँ पे आपको फार्मूले के साथ साथ एच की वैल्यू जो याद करनी है। एच की वैल्यू जो है वो एग्जाम में आपको देता नहीं है, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मात्रक है, या फिर इसे प्लांक नियतांक भी कह सकते हैं। एच जो है ना ये आपका प्लांक नियतांक कहलाता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से अगर हम देखेंगे तो आपने जानते हैं कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये फार्मूला नहीं जानता हो। तो अगर आप इस पहले वाले समीकरण यानी E इक्वल टू एच बी और E इक्वल टू एम बी स्क्वायर देखें एम सी स्क्वायर से, तो E दोनों में बराबर, यानी हम एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच बी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए, क्योंकि यहाँ पर E इक्वल टू एच बी भी है और E इक्वल टू एम सी भी है। तो क्योंकि E दोनों में कॉमन है तो क्या हम एम सी स्क्वायर बराबर एच बी लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने वहाँ पे यही किया है, दोनों को हमने बराबर रख लिया है। अब यहाँ पे हम m का मान निकालना चाहें तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा एच पी के भाई हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर m जो है वो गतिमान फोटान का द्रव्यमान है। m जो है वो गतिमान जो फोटान है इसका द्रव्यमान है, और आप जानते हैं कि नॉर्मली द्रव्यमान को हम m से ही डिनोट करते रहते हैं। फोटान का वेग जो है वो v, प्रकाश का जो वेग है वो c है। c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आप जानते हैं। अतः v इक्वल टू सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान जो है वो आपस में बराबर है। सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, m नॉट इक्वल टू m इन द रूट 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आप दोनों पक्षों का क्या करते हैं रूट से बाहर लेते हैं तो m इक्वल टू एच बी बाई सी स्क्वायर आपने अभी अभी यहाँ पे ऊपर फार्मूले में निकाला था, क्योंकि v इक्वल टू सी आपने निकाला हुआ था। ऊपर आपने दोनों का मान बराबर होने पर यहाँ पे v इक्वल टू सी निकाला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपने देख रहे हैं ना, तो इसीलिए m नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पे m नॉट इक्वल टू 0 होता है तो आप देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि स्पष्टता होता क्या है। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है तथा फोटान की ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा हो जाती है। प्रत्येक फोटान का जो संवेग होगा, संवेग को पी से डिनोट करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे संवेग को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी इक्वल टू आपका हो जाएगा एम सी, क्योंकि हमने यहाँ पे एम सी इक्वल टू निकाला था क्या, एच बी बाई सी स्क्वायर, तो हमने वहीं यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे एम सी, यहाँ पे सी का मान सी रख दिया है। ठीक है, और एम इक्वल टू हमने निकाला था कितना, एच बी बाई सी स्क्वायर, ये निकाला था। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाला हुआ था, तो यही आपने यहाँ पे क्या किया है, एच बी बाई सी स्क्वायर लिख दिया है, एम का मान, इस एम का मान, और सी की वैल्यू यहाँ पे सी जो है वही का रख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सी से एक सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एच बी बाई सी बचेगा, और यहाँ पे आप एच बाई सी बाई भी यहाँ पे ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एच बी बाई सी है। आप जानते हैं कि सी इक्वल टू आप उस
प्रकाश की चाल वाले फार्मूले से, ठीक है, उस फार्मूले का यूज यहाँ कर रहे हैं। तो h/c/v यहाँ पे हो चुका है, और आप जानते हैं कि c/v इक्वल टू लैम्डा होता है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू c/v से यहाँ पे किया गया है, तो लैम्डा के यहाँ पे c/v की जगह पर हमने रख दिया है लैम्डा, तो h/ यहाँ पे लैम्डा हो गया है। उम्मीद है आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर समीकरण के द्वारा कण से संबंधित फोटॉन का संवेग जो है, जबकि समीकरण का दायां भाग तरंग के तल तथा प्लांक नियतांक के संबंधित है, तो तरंग के कण की द्वैधता को विद्युत चुम्बकीय विकिरण के द्वारा दर्शाता है, ठीक है। ये सब थ्योरी की चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आपको बस फार्मूले जो है उस पर विशेष ध्यान देते रहना है। देखिए, तरंग कण पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता है। यद्यपि गति में एक पदार्थ कण में देवगुली के अनुसार तरंगदैर्घ्य होगी, तो निम्न सूत्र द्वारा क्या कर सकती है, कैसे, लैम्डा इक्वल टू h/mv, या फिर आप जानते हैं कि p इक्वल टू mv होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, p इक्वल टू mv होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे mv की जगह पर लिख दिया है यहाँ पे p, और इक्वल टू h/ यहाँ पे p की जगह पर लिख दिया है 2m कैपिटल k क्या है, आप पूछेंगे सर k क्या है, तो k क्या है, ये k आपकी गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे फार्मूले को एक दूसरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे तोड़ते हुए रखा गया है। दोस्तों, इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये थियोरिकल पार्ट है, पर अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो इससे बनने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन व इन इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। समझिए, देखिए, एक धातु की यहाँ पे सतह है, मान लीजिए धातु का कोई एक सतह है, कुछ भी हो सकता है सतह वो, ठीक है, धातु का होना चाहिए। मान लीजिए लोहे का एक पात्र है, वो आपका सतह बन जाता है, माध्यम बन जाता है। अब अगर इस पर सूर्य यहाँ पे आपका है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पर पड़ता है ना, इसमें 1 सेकंड का भी समय अंतराल नहीं होता है। जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और यही विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। तो यह छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। एक बार फिर समझ लीजिए, सूर्य का प्रकाश जैसे ही किसी धातु की सतह पर पड़ता है, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही वैद्युत धारा कहलाता है, क्योंकि ये प्रकाश के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। देहली आवृत्ति आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। देहली आवृत्ति क्या है, तो इसको बोलते हैं धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के लिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे हम कहते हैं V0 से प्रतिशत करते हैं। ठीक, आप उस पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अनुसार पे समझ सकते हैं। जैसे एक प्रकार यहाँ पे एक धातु का पात्र है, इस पर प्रकाश जो है वो यहाँ पे सूर्य है, प्रकाश इस पर पड़ रहा है, प्रकाश इसमें पड़ रहा है, तो वह कम से कम प्रकाश, यानी वह कम से कम प्रकाश जिस पर कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाए। यानी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की धारा चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पर लिया है, तो एग्जाम्पल पे हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए प्रकाश से यहाँ पे जो ऊष्मा है, मान लीजिए हमें 1 जूल की ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए, लेकिन हम दे रहे हैं यहाँ पे 0.5 जूल ही दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 जूल पूरा ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वह कम से कम ऊष्मा जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे उसे कहते हैं देहली आवृत्ति, ठीक है। तो वह मिनिमम आवृत्ति जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे उस धातु के पात्र में, वही आपकी कहलाती है देहली आवृत्ति। इसको हम V0 से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। कार्यफलन दोस्तों, ये मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ अभी ना, इससे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और 100% बनते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल जब कराने वाला हूँ तो आपको और अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। कार्यफलन यानी वर्क फ्रैक्शन क्या है? देखिए, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यक न्यूनतम मात्रा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। कार्यफलन को हम कैपिटल W से निकलते हैं और W आपका होता है HV0। V0 क्या है? तो V0 आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि देहली आवृत्ति होती है, यानी कि अगर आप उसे समान आवृत्ति दे रहे हैं, मिनिमम आवृत्ति दे रहे हैं, तो आपकी कहलाएगी देहली आवृत्ति। अगर आप उसको न्यूनतम मात्रा में क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है
कार्यफलन। एच का मान जो है वो आपका प्लांक नियतांक है, एच की वैल्यू मैंने आपको भी ऊपर बताया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसी भी हालत में। दोस्तों इसके बाद आप पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि किसी धातु की सतह पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तथा धातु की सतह की देहरी आवृत्ति भी नॉट है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगा ई के इक्वल टू एच भी माइनस वी नॉट या फिर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, या फिर इसे लिख सकते हैं आप एच भी माइनस वी नॉट। यही आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। एग्जाम में आपसे केवल ये समीकरण जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे नोट करते रहें अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठ रहे हैं तो। प्रकाश विद्युत सेल के बारे में आपने सुना है, प्रकाश विद्युत सेल जिससे कि प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा मिलती है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल 3 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे? प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश वोल्टी सेल और प्रकाश चालकी सेल। आपको इनके नाम न भी याद हो तो काम चल जाएगा, आपको याद करना है क्या? 3 प्रकार के प्रकाश विद्युत सेल होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रकाश विद्युत सेल होते हैं। प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग क्या होते हैं? प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग क्या है? तो आप कहेंगे कि सर सिनेमा, टीवी आदि में ध्वनि के पुनरुत्पादन में हम प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। ठोसों व द्रवों की पारदर्शिता मापने में भी इसका प्रयोग करा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भट्टी का ताप नियंत्रण में, स्वचालित दरवाजों में हम प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। प्रकाश विद्युत गणकों में या फिर भट्टियों तथा रासायनिक प्रक्रियाओं में भी ताप नियंत्रण के रूप में हम प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करा रहा हूँ जो कि आपको याद करना है किसी भी हालत में। प्रतिक्षेप इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपसे अगर पूछा जाए तो ई के इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। ये सब फार्मूले आपको याद करने होंगे। प्रतिक्षेप इलेक्ट्रॉनों की दिशा tan थीटा इक्वल टू लैम्डा साइन फाई बाई लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कॉस फाई। ये भी आपको किसी भी हालत में याद करने होंगे, ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की कांपटन तरंग दैर्घ्य याद करना होगा, तो एच बाई एम नॉट सी होता है और इसका वैल्यू जो है वो 0.024 एंगस्ट्राम होता है। अगर हम आपसे पूछें कि 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं तो क्या आप इसके बता पाएंगे? अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिकतम कांपटन तरंग दैर्घ्य, अधिकतम कांपटन तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करना होता है। आपसे इसकी वैल्यू पूछा जा सकता है कि अधिकतम कांपटन तरंग दैर्घ्य का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0.048 एंगस्ट्राम होता है और इसका फार्मूला जो है वो डेल लैम्डा मैक्स इक्वल टू 2h बाई एम नॉट सी होता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, परमाणु का बोर मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको बस केवल इस फार्मूले को याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोर परमाणु मॉडल के लिए वृत्ताकार कक्षा की शर्त क्या है, तो आप बताएंगे सर एम बी स्क्वायर बाई आर। और ये फार्मूला आप इसको मजाक में बिल्कुल ना ले, ये 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या फिर 2020 का देख लीजिए, उसमें पूछा गया है सेम टू सेम यही क्वेश्चन। इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर या फिर 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये के जो है आपका परावैद्युत नियतांक, इसका मान होता है 1/4πε0 नॉट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। संक्रमण की शर्त से अगर आपको पूछा जाए परमाणु बोर के मॉडल के लिए संक्रमण की शर्त यदि पूछा जाए तो एच बी इक्वल टू E1 माइनस के E2 होता है। nवें कक्षक की त्रिज्या अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि ये बहुत ही टफ पेपर बनेगा तभी आपको देखने को मिलेगा। nवें कक्षक की त्रिज्या जो होगी वो आर एन इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये काफ़ी रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया था कभी एग्जाम में, लेकिन पूछा जा सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे चाल पूछी जाए, nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की चाल बोर परमाणु मॉडल के लिए, तो वी एन इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन। सी यहाँ पे क्या है, तो प्रकाश की चाल है और इसे आप सी बाई 137 इंटू जेड बाई एन इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी बताइए? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो ई के इक्वल टू 1/4πε0 इंटू जेड ई स्क्वायर बाई 2r। दोस्तों आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसको बिल्कुल लिख कर याद करें, आपको जरूर याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा यू इक्वल टू माइनस के 1/4πε0 डॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए,
गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलाकर ही कुल ऊर्जा आपका होगा। तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस के 1/4 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति के लिए आपको ये फार्मूला जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप अभी तक तो नहीं पूछा गया एग्जाम में, और इसके चांसेस भी नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का विधितर अध्ययन बामर ने किया था। बामर ने, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप इसका स्पेक्ट्रम विकृति रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। माइनर हाइड्रोजन इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन N2 कक्षक से N1 कक्षक में संक्रमण करता है, तब उत्सर्जित ऊर्जा En2 माइनस के En1 इक्वल टू माइनस के RHCZ स्क्वायर कोष्टक में 1/N2 स्क्वायर माइनस के 1/N1 स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं Hc/λ। दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम की कुल कितनी श्रेणियां आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसकी कुल 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, चलिए दिखाते हैं। पहला आपका होता है लाइमन श्रेणी। कौन कौन सी? लाइमन श्रेणी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी में जो आपके स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो होती है वो किस भाग में मिलती हैं, तो आप बताएंगे कि सर वो तो पराबैंगनी भाग में मिलती हैं लाइमन श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले यानी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती हैं। इन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य आप निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र आपका ये रहा। इसके अलावा दूसरा जो आपका श्रेणी होगा वो होगा आपका बामर श्रेणी। ठीक है, लाइमर के बाद आपका आता है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में आपसे पूछा जाए कि उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में जब आता है कोई स्पेक्ट्रम तो किस भाग में मिलता है, तो आप बताएंगे कि सर वो दृश्य भाग में मिलता है। किस भाग में मिलता है? दृश्य भाग में मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और फार्मूला आपको विजिबल होगा। इसके बाद आपका आता है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी के लिए अगर आप पूछा जाए तो परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने के बाद वो स्पेक्ट्रम जो है वो अवरक्त श्रेणी में प्राप्त होता है या फिर अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में अगर आप बात करें तो जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो वो स्पेक्ट्रम जो है वो अवरक्त भाग में ही प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए आप प्रथम रेखा के लिए n=5 लेते हैं, क्योंकि वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे स्तर में प्राप्त हो रहा है या फिर दिख रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने बात किया था चौथे ऊर्जा स्तर के लिए। अगर आपसे अगला पूछा जाए फुंड श्रेणी के बारे में, जो कि 5वां आपका ये श्रेणी होगी, तो फुंड श्रेणी के लिए जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में प्राप्त होता है, 5वें में, ठीक है, तो वो आपके अवरक्त श्रेणी में ही यानी इंफ्रारेड भाग में ही प्राप्त होता है। दोस्तों, आपका आखिरी टॉपिक होगा एक्स किरणें, एक्स रेज के बारे में। जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे गलनांक व ऊंचे द्रव्यमान संख्या वाले धातु से टकराते हैं तो एक प्रकार की अदृश्य किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। इन किरणों को ही हम कहते हैं एक्स किरणें। कोमल एक्स किरणें जो हैं इसके बारे में आप जानेंगे। तो वे एक्स किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉम के क्रम की होती है, यानी 4 एंगस्ट्रॉम, 8 एंगस्ट्रॉम इस क्रम की होती हैं, तो वो कोमल एक्स किरणें कहलाती हैं। इन किरणों की भेदन क्षमता कम होती है। किसकी तुलना में? एक्स किरणों की तुलना में कोमल एक्स किरणों की भेदन क्षमता कम होती है और इनकी श्रृंखला जो होती है वो 4 एंगस्ट्रॉम के क्रम में आती है। कठोर एक्स किरणें क्या होती हैं? आपने पढ़ा मृदु, तो अब कठोर भी पढ़ना है। तो कठोर एक्स किरणें क्या हैं? देखिए, वे एक्स किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम के क्रम की होती हैं तथा जिनकी आवृत्ति अधिक होती है, कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं। इन किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। अगर हम कोमल किरणों की बात करें उसकी तुलना में, तो कोमल एक्स किरणों की तुलना में कठोर एक्स किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। एक्स किरणों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। एक्स किरणों के गुण जो है वो निम्न है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं
कि ये किरणें सीधे रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें धन किरणें की तुलना में बात करें अगर एक्स किरणों के बारे में, तो तीनों आपके सीधी रेखा में चलती हैं। ये कॉमन है तीनों में। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी एक्स किरणों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल क्या होती है मैंने आपको बता दिया है ऊपर ही। ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं का प्रदर्शन कर सकती हैं। जो एक्स किरण है इनमें ये गुण पाया जाता है कि ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन यानी प्रकाश के सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकती हैं। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षाकृत कम होती है। एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। आपने पढ़ा कि कैथोड किरणें या फिर धन किरणें, तो ये सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आने पर विक्षेपित होती हैं, पर एक्स किरणों पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक कॉमन चीज़ है जो कि दोनों में नहीं पाया जाता था, इसमें आपका विक्षेपित नहीं होती हैं। प्रतिदीप्त पदार्थों पर गिरने पर ये किरणें चमक उत्पन्न करती है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ये किरणें जिस गैस में निकलती हैं उसका आयनीकरण कर देती हैं। ये चीज़ें आपने धन किरणों में भी पढ़ा था। अधिक समय तक पढ़ने पर एक्स किरणें मानव शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। आप जानते हैं कि एक्सरेज में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी हानिकारक होती है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। एक्स किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करती है। आपने ऊपर पढ़ा कि ये व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकती हैं। एक्स किरणों के उपयोग तो आपने जानते हैं, इसको बारे में ऊपर आपने बताया गया था। शल्य चिकित्सा में, रेडियोग्राफी में, इंजीनियरिंग विभाग में, व्यापार में, प्रयोगशाला में या फिर कला में भी इसका प्रयोग करा जाता है। अब आप पढ़ेंगे मोजले का नियम। मोजले का नियम क्या है? एक्स किरणों की किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति तत्व के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होती है। एक्स किरणों की किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति तत्व के परमाणु क्रमांक के समानुपाती होती है। देखिए तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका जेड, यहाँ पे जेड आपको दिख रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। जेड माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो भी, यानी उसकी स्पेक्ट्रम रेखा की आवृत्ति के परमाणु क्रमांक के समानुपाती, यानी यहाँ पे समानुपाती का सिंबल आपको दिख रहा है। आप समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे लेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि ए यहाँ पे लिया गया है। दोनों बच्चों का यहाँ पे क्या एक कर्ल लिया गया है, यानी रूट किया गया है। तो यहाँ पे रूट भी जो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड माइनस बी का होल स्क्वायर था तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। जेड माइनस बी यहाँ पे केवल बचा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें ये होंगी आपकी, याद करिएगा। एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति अगर आपसे पूछा जाए, मैक्सिमम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, तो आप बताएंगे वी मैक्स इक्वल टू ई वी बाई एच। ये आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल याद करिएगा। आपको ये पहले वाले टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला देखने को मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट्स को याद करेगा उसका एक 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं एग्जाम में पास होने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करने के लिए 1 नंबर भी बहुत होता है, काफ़ी होता है। तो आप किसी भी टॉपिक को मजाक में न लें। एक्स किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा मीन अगर आपसे पूछा जाए, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे अधिकतम आवृत्ति थी लेकिन यहाँ पे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए hc/e भी होता है, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 12375/v एंगस्ट्रॉम। ओके, जहाँ पर v बराबर जो क्या है, एक्स किरण नलिका पर लगा विभवांतर है। एक्स किरणों की तीव्रता व मंदन क्षमता को अलग अलग नियंत्रित किया जा सकता है। एक्स किरण जो है इसकी तीव्रता या फिर मंदता को, क्षमता को अलग अलग नियंत्रित किया जा सकता है, यानी इसको फास्ट भी किया जा सकता है, इसको स्लो भी किया जाता है, यानी इसको नियंत्रित करा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका लास्ट टॉपिक था आज की इस वीडियो का। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज कर ले। आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको इसका ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल का सेशन कराया जाएगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार लेकर अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे क्लास में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स का ये, और आपका फिजिक्स का जो कंप्लीट चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। आपको मंडे से रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री की क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये क्लास, और इस चैप्टर को काफ़ी गंभीरता से प्रिपरेशन कर लीजिएगा।